नमस्कार, मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली। प्रशिक्षुओं, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रशिक्षुओं, आज हम सभी डीएलएड 4th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्रकरण विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है और प्रधानाध्यापक के विभिन्न कार्यों का वर्गीकरण और वर्गीकृत कार्यों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो विद्यालय प्रबंधन है उसमें बहुत सारे जो उपकर्मी होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे उनका सभी का अपना योगदान रहता है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है उसमें प्रधानाध्यापक, फिर आता है शिक्षक, फिर आता है अभिभावक, समुदाय, विद्यालय प्रबंधन समिति और छात्र। ठीक है, इन सभी का विद्यालय प्रबंधन में योगदान रहता है। लेकिन यहाँ में बात कर रहा है किसकी? प्रधानाध्यापक की। सबसे पहले तो जो प्रधानाध्यापक का योगदान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानाध्यापक किसी भी विद्यालय प्रबंधन का एक केंद्र बिंदु होता है। ये उस तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से एक जहाज के लिए एक कैप्टन की जो जरूरत होती है, उसी तरीके से विद्यालय के संचालन के लिए एक प्रधानाध्यापक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक एक संगठनकर्ता, एक निर्देशनकर्ता, एक सलाहकार और कहें तो एक टीचर सभी रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानेंगे कि प्रधानाध्यापक के विभिन्न कार्य। तो अगर हम कार्यों की बात करें तो प्रधानाध्यापक के कार्यों को हम मुख्य 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है? पर्यवेक्षणात्मक कार्य। दूसरा होता है हमारा संपर्क स्थापन के कार्य। और जो तीसरा हमारा पॉइंट कौन सा है? शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन के कार्य। ठीक है, अब इन सबके अंतर्गत जो पहला वाला पार्ट है उसके अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा अध्यापकों के शिक्षण एवं अन्य कार्य। ठीक है, यानी कि जो टीचर्स हैं उनके जो शिक्षण कार्य है उस और अन्य कार्यों का निरीक्षण करना और पर्यवेक्षण करना। दूसरा आता है गृह कार्य एवं अभ्यास कार्य। तीसरा हमारा आता है पाठ्य शैक्षणिक क्रियाएं। और जो चौथा पॉइंट हमारा आता है पाठ्य पुस्तकें एवं पुस्तकालय। 4th जो पॉइंट होता है हमारा, 5th पॉइंट जो होता है कार्यालय एवं विद्यालय अभिलेख। 6th पॉइंट हमारा आता है छात्रावास। और जो 7th पॉइंट है हमारा वो है सामुदायिक विकास के कार्य। और जो 8th पॉइंट है वो कौन सा है हमारा? स्वास्थ्य परीक्षण। जो 9th पॉइंट है मूल्यांकन। और जो 10th पॉइंट है हमारा आंतरिक व्यवस्था। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड बिंदु था हमारा संपर्क स्थापन के कार्य। ठीक है, अब इसमें आते हैं। तो संपर्क स्थापन के कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हमारा क्या है? छात्रों से संपर्क। दूसरा आता है हमारा अध्यापकों से संपर्क। थर्ड जो आता है हमारा अभिभावकों एवं समुदाय से संपर्क। और जो 4th पॉइंट हमारा आता है अधिकारियों से संपर्क। 5th आता है हमारा संपर्क के अन्य क्षेत्र, बताऊंगा इसके बारे में भी। और 6th जो पॉइंट है हमारा प्रबंधन समिति से संपर्क। ठीक है, और जो सी पॉइंट है हमारा, अब इसकी बात करें 3rd शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन के कार्य। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है अध्यापन कार्य। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अध्यापकों का अध्यापक। 3rd जो हमारा इसका प्रशासनिक कार्य। और उसका 4th पॉइंट है वो हमारा विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन एवं नियोजन। ठीक है, तो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले हमारा आता है पर्यवेक्षणात्मक कार्यों के अंतर्गत अध्यापकों के शिक्षण एवं अन्य कार्य का पर्यवेक्षण करना। तो इसमें क्या है? प्रत्येक जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक होता है, उसे क्या करना चाहिए? जो शिक्षण कार्य है, जब टीचर कोई क्लास ले रहा हो तो उस क्लास में पहुंचकर क्लास में पीछे चुपचाप से बैठ जाना चाहिए और उसके शिक्षण कार्य को निरीक्षण करना चाहिए। इसमें अगर उसे अगर कोई उसके लिए कुछ सुझाव देना है या कुछ कमियां नजर आ रही हैं तो उनको नोट कर लेना चाहिए। और शिक्षक को क्लास में ना बताकर
क्लास में शिक्षक को कोई भी बात नहीं बतानी है, ना ही टोकना है वहां पर, क्योंकि वहां पर शिक्षक के सम्मान की बात है। इसलिए क्या करेंगे, जो भी आपको बिंदु नोट करना है, जो भी आपको कमी नजर आ रही है शिक्षण विधि में या फिर उसकी पढ़ाने के तरीके में जो भी मैटर आ रहा है, तो उसको आप एक डायरी पर नोट कर लीजिए। मतलब प्रिंसिपल एक डायरी पर नोट करेगा और अध्यापक को अलग से क्लास के बाहर या फिर कार्यालय में बुलाकर उसको उन सुझावों से अवगत करा सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये देखना है कि शिक्षण विधि जो अपनाई जा रही है, पाठ्य वस्तु जो है वो अपनाई जा रही है, वो कितनी प्रभावी है, और इसके साथ साथ जो TLM है, शिक्षण मतलब जो TLM आदि का प्रयोग है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर उनकी उपलब्धता नहीं है तो उनको उपलब्ध कराने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा गृहकार्य और अभ्यासकार्य। देखिए, गृहकार्य और अभ्यासकार्य का कार्य चेक करना तो एक शिक्षक का कार्य होता है, लेकिन कभी कभी जो प्रधानाध्यापक है उसके लिए भी छात्रों के गृहकार्य और अभ्यास कार्यों को चेक करना चाहिए। और साथ ही जो अच्छे गृहकार्य करने वाले छात्र हैं और उनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें छोटे छोटे उपहार या पुरस्कार देना चाहिए जिससे कि वो उससे मोटिवेट हों। ठीक है। थर्ड हमारा आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत क्या करेंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे ये क्या होती हैं, जो पाठ्यक्रम के साथ में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनके लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हमारा खेलकूद, विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम है, नाटक है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, और क्या कह सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों का, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी आदि पर कार्यक्रम का आयोजन है, ये सब क्या आते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनका पर्यवेक्षण करना। ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जो प्रधानाध्यापक होगा वो विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड करेगा शिक्षकों को और छात्रों को, और उनको अपनी अपनी एक ड्यूटी, एक भूमिका निर्धारित करेगा और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा पाठ्य पुस्तक एवं पुस्तकालय। तो हमारे बेसिक स्कूल्स में अगर देखें तो पाठ्य पुस्तकों को चयन करने का अधिकार तो विभाग के पास है, वो वहां से, क्योंकि पूरे स्टेट के लिए एक समान पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ हम देखते हैं कि पुस्तकों का चयन प्रधानाध्यापक के अंडर में आता है। तो प्रधानाध्यापक अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार विभिन्न पुस्तकों का चयन करता है, जिसमें वो पाठ्यक्रम इस तरीके से पुस्तकों का चयन करता है कि जो पुस्तकें हैं वो पाठ्यक्रम से संबंधित हों और उनकी भाषा शैली और जो लिपि है वो स्पष्ट हो। ठीक है। और बहुत ज्यादा महंगी पुस्तकें ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पुस्तकालय, साथ में पुस्तकालय की व्यवस्था वहाँ आपको देखना है कि पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, किन किन पुस्तकों की कमी है, तो उनकी व्यवस्था करना। ठीक है। पुस्तकालयों में पुस्तकों का रखरखाव, साफ सफाई और प्रकाश आदि की व्यवस्था, ये सब बातें आपको पर्यवेक्षण में देखनी है। फिर हमारा आता है कार्यालय एवं विद्यालय अभिलेख। तो देखिए, अभिलेख जैसे कि हम अभी लास्ट टाइम पर भी चर्चा कर चुके थे अभिलेखों के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के जो कार्यालय विद्यालय के अभिलेख है, जैसे उपस्थिति पंजिकाएं हैं और छात्रों की प्रगति रिपोर्ट्स हैं और पत्र व्यवहार हैं और जो भी हैं, छात्र पंजीकरण संख्या है, छात्र पंजीकरण रजिस्टर है। तो इन सभी को सही से संभाल के रखना होता है। और साथ में इन चीजों को, क्योंकि विद्यालय से बार बार सूचना मांगे जाने पर आपको इन सभी पंजिकाओं की जरूरत पड़ती है। साथ ही कोई उच्च अधिकारी आपके विद्यालय में चेक करने के लिए आता है, चेकिंग के लिए आता है, तो सबसे पहले इन पंजिकाओं की बात करता है। तो सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। और रखरखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक। फिर आता है हमारा छात्रावास। अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक के विद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों में अगर छात्रावास की व्यवस्था है, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो, तो अगर वहाँ छात्रावास की व्यवस्था है तो क्या करेंगे, छात्रावास का निरीक्षण करना चाहिए, वहाँ छात्रों की सामान्य समस्याओं को जानना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि छात्रों का रहन सहन, रहने की व्यवस्था और उनके लिए भोजन, पीने का पानी आदि की व्यवस्था है। और फिर इसके अलावा खेलकूद और सोने की व्यवस्था आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहिए और
अगर कुछ वहां पर कुछ कमियां लगती हैं तो उसको सुधार का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सामुदायिक विकास के कार्य। इसके अंतर्गत समुदाय यानी समाज से संबंधित विभिन्न कार्यों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य है, सफाई है, स्वच्छता है, इन सब चीजों से संबंधित जो कार्य हैं, जैसे मतदाता जागरूकता रैली है, इस टाइप के कार्यों का संचालन करना और वहां पर जागरूकता को बनाए रखना, समाज को सहायता प्रदान करना एक तरीके से। ठीक है। मतलब कि सामुदायिक विकास के कार्यों में समाज के लिए सहयोग प्रदान करना। ठीक, ये भी एक कार्य है। फिर आता है हमारा स्वास्थ्य परीक्षण। स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत क्या है, क्योंकि विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, तो मानसिक विकास के साथ में शारीरिक विकास का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए तो शारीरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए आपके लिए, ये देखना है आपके लिए कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण हो रहे हैं। ठीक है। और स्वास्थ्य परीक्षण होने चाहिए, बच्चों के लिए सही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। फिर आता है हमारा क्या, मूल्यांकन। ठीक है। मूल्यांकन अगर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत ही अहम पहलू है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत किसी भी शिक्षक, किसी भी प्रधानाध्यापक के लिए ये देखना है कि समय समय पर साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन और होना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल्यांकन होता रहे। साथ ही छात्रों की जो प्रगति रिपोर्ट है, जो प्रगति की मतलब क्या कहते हैं, जो प्रगति हो रही है उसकी रिपोर्ट क्या है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसी सापेक्ष में ये देखना होता है कि अगर हमारी शिक्षण व्यवस्था है या फिर जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो क्या होता है, हमारा इस मूल्यांकन पर ही निर्धारित होती है। इस मूल्यांकन के आधार पर अपनी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो 10th पॉइंट है हमारा आंतरिक व्यवस्था। तो आंतरिक व्यवस्था में क्या करना है हमें, आंतरिक व्यवस्था में इसके अलावा सही के जो विद्यालय के आंतरिक कार्य हैं, जैसे कि आपसी समन्वय, विभिन्न प्रकार की मीटिंग बुलाना, ठीक है, पेयजल व्यवस्था या फिर जो उठने बैठने की अध्यापकों के मतलब स्टाफ रूम, इस तरीके से व्यवस्था होती हैं वो संभाली की आती हैं, आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, अब डिस्कस करेंगे हम संपर्क स्थापन के कार्य। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा छात्रों से संपर्क। तो छात्रों संपर्क स्थापन के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले प्रधानाध्यापक को छात्रों से संपर्क स्थापन करना चाहिए, जिससे उनकी कठिनाइयों को जानना चाहिए। साथ ही जानना चाहिए कि जो कक्षाएं हैं वो समय समय पर समय सारणी के अनुसार चल रही हैं, पाठ्यक्रम कहाँ तक पूरा हुआ है। ठीक है। इससे संबंधित आदि बातों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। फिर अध्यापकों से संपर्क। अध्यापकों से संपर्क इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यापक व्यवस्था का क्या है, व्यवस्थापक तो वो होता है लेकिन सही संचालन कौन करता है, वो अध्यापकों पर ही निर्भर करता है। तो अध्यापकों की जानकारी के लिए इससे क्या होगा आपके लिए, तो इससे शिक्षा व्यवस्था में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जानकारी करना चाहिए। साथ ही विभिन्न प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था में जो भी कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ठीक। इससे संबंधित कार्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है हमारा अभिभावक एवं समुदाय से संपर्क। इसके अलावा प्रधानाध्यापकों, समुदाय और अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे कि छात्रों की कठिनाइयों के बारे में उनको जानकारी प्राप्त कर सके, मिल सके और साथ ही जो हमारा क्या बोलते हैं छात्रों की प्रगति है वो भी अभिभावकों को पता रह सके कि हाँ हमारे स्टूडेंट ने कहाँ, हमारे बच्चे ने कहाँ तक प्रोग्रेस की है और उसकी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है। 4th पॉइंट हमारा आता है अधिकारियों से संपर्क। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मतलब उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है। तो उनसे संपर्क करना होता है, उनसे आने वाले पत्रों का जवाब देना, मांगी की सूचनाओं को पहुंचाना, रिपोर्ट देना, तो आदि इन कार्यों के अंतर्गत आते हैं। संपर्क के अन्य क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो अन्य क्षेत्रों में सबसे पहले आस पड़ोस के विद्यालय है उससे संपर्क स्थापित करना, ग्राम प्रधान या ग्राम सभा है उससे संपर्क स्थापित करना, ब्लॉक लेवल से संपर्क स्थापित करना और जो स्वास्थ्य विभाग
का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी पड़ोस का हो, उससे संपर्क स्थापित करना, ये सभी विद्यालय के लिए जरूरी है। फिर आता है प्रबंधन समिति से संपर्क। तो प्रबंधन समिति एसएमसी जो है हमारे विद्यालय के संचालन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इससे समय समय पर इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना चाहिए और साथ ही में जो विद्यालय की समस्याएं हैं उनसे इसको अवगत कराना चाहिए और इससे विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन के लिए संबंधित जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। फिर जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन के कार्य। इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले अध्यापन कार्य। हर प्रिंसिपल के लिए कम से कम मतलब सप्ताह में कम से कम कुछ नहीं है तो सप्ताह में एक बार एक क्लास को तो लेना ही चाहिए। वैसे ये है कि सप्ताह में कम से कम 18 घंटे एक मतलब प्रिंसिपल के लिए लेना जरूरी होता है मतलब लेना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कह सकते उसके लिए। ठीक है, जिससे कि उसको विभिन्न क्लास के विभिन्न बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उनकी कठिनाइयों से अवगत हो सके। ठीक है। अध्यापकों का अध्यापक, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा क्या है, वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति होता है, तो वो टीचर्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, इसलिए उसे अध्यापकों का अध्यापक कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स में और विभिन्न टीचरों के सम्मुख एक आदर्श शिक्षण पाठ प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि सारे टीचर्स मोटिवेट हों और अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है। फिर हमारा आता है क्या, प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में क्या है, इसके अलावा जैसे हमारा विभिन्न प्रकार की पत्रावली का जवाब देना। ठीक है। विभिन्न प्रकार, इसके अलावा जैसे ड्रेस वितरण हो गया, एनडीएम हो गया, पेयजल व्यवस्था हो गया, शौचालय व्यवस्था हो गया, इस तरीके से और कोई जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उन संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी देना और उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। फिर हमारा आता क्या, विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन एवं नियोजन। इसके अलावा क्या करना है, प्रधानाध्यापक को उनके अलावा भी क्या करना है, जो मार्गदर्शन और नियोजन, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि ये छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रिंसिपल के लिए, अभिभावकों के लिए भी, अध्यापकों के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें अगर कोई कठिनाई आ रही तो उस पर निर्देश देना, जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा छात्रों के लिए, क्योंकि उनकी समस्याओं से पहले उनको समस्याओं को जानना और फिर उनकी समस्याओं को समाधान हेतु आवश्यक सुझाव और दिशा निर्देश देना इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा समाज के लिए भी जो विद्यालय होता है वो क्या है, एक आदर्श की तरह काम करता है, क्योंकि अगर हम गांव देहात की बात करें तो वहाँ जो समाज हमारा थोड़ा कम शिक्षित होता है, तो वो विद्यालय पर कई तरीके से मतलब आश्रित होता है। तो वहाँ भी आप विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में जागरूकता प्रदान कर सकते हैं और दिशा निर्देशन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार।